गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली कोरिलेट करता है आपका हीट एनर्जी जो सिस्टम को सप्लाई करते हो एंड वर्क डन जो सिस्टम करता है। तो ये एक्चुअली आपकी एनर्जी एंड वर्क दोनों को कोरिलेट करता है। ओके, अगर हम कहते हैं वर्क और एनर्जी एंड वर्क कोरिलेटेड हैं तो यहाँ पे आता है आपकी इक्वेशन Q इक्वल्स टू सम कांस्टेंट J इंटू W। Q एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, W उस एनर्जी के रिस्पेक्ट में सिस्टम ने जितना वर्क किया एंड J यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी। ओके, अगर हम कहते हैं Q एंड J दोनों को सेम यूनिट में मेजर करें इन टर्म्स ऑफ जूल तो उस केस में आपकी J की वैल्यू हो जाती है 1 और हम कह सकते हैं Q उस केस में आपका W के इक्वल हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एज पर स्टेटमेंट हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी Q is supplied to the system, an equivalent amount of work is done by the system, and in other words हम कह सकते हैं कि if a certain amount of work done on the system, then an equivalent amount of energy is released from the system. So this is first law of thermodynamics. मैं डेफिनेशन को यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। So as per definition हम कह सकते हैं when certain amount of work is done on the system, an equivalent amount of heat is produced from the system, and when certain amount of heat is absorbed by the system, then an equivalent amount of work is done from the system. Okay, अब अगर इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफरेंशियल फॉर्म में पुट किया जाए तो क्लासेस ने इसको डिफरेंशियल फॉर्म में पुट किया और अकॉर्डिंग टू क्लासेस रिलेशन dq इक्वल्स टू du प्लस dw। अब यहाँ पे dq क्या है? dq इज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। dq is small amount of energy given to the system। du क्या है यहाँ पे? du is change in internal energy of the system। एंड dw क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। सो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस डिफरेंशियल फॉर्म में हमें पता है कि हमारे पास 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म कुछ स्मॉल अमाउंट की एनर्जी हमने सिस्टम को सप्लाई की। अब इस एनर्जी का जो भी ये एनर्जी है ये हमारी 2 पार्ट में यूज हो सकती है। फर्स्ट पार्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को रेज करने के लिए जिसको कि हम यहाँ पे कह रहे हैं du, और सेकंड जो रिमेनिंग एनर्जी है उसको सिस्टम वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब जितनी भी सिस्टम को एनर्जी दी जाएगी वो एनर्जी या तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी या फिर बचा हुआ पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको अगर हम एक साइक्लिक सिस्टम के लिए स्टडी करें तो क्या होगा? सो फॉर ए साइक्लिक सिस्टम, अब इस साइक्लिक सिस्टम क्या होता है?
साइक्लिक सिस्टम का मतलब है कि एक सिस्टम जो कि कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करता है अपने पाथ के दौरान, लेकिन उस अपना पाथ कंप्लीट करने के बाद अगर हम मान के चलते हैं कि A इज़ इनिशियल स्टेज, जहाँ से आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसने अपनी प्रोसेसिंग की और उसने कुछ पाथ कवर किया, बट फाइनली अगर वो A पॉइंट पे ही टर्मिनेट करता है, और हम कह सकते हैं कि टर्मिनेट करने का मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एक साइकिल के इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर ओवरलैप करते हैं तो इसका मतलब दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस, और वो आपका सिस्टम वापस रिकवर हो जाएगा अपनी इनिशियल स्टेज में। अगर ऐसा है तो क्या होगा कि सिस्टम है उसने कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट की, बट कुछ टाइम के बाद अपना पाथ कंप्लीट करके सिस्टम वापस इनिशियल स्टेट में ही आ जाता है, तो इसका मतलब उसमें जो भी चेंजेस हुए थे वो सारे चेंजेस कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस टाइप का एक साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उस केस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो du वाला पार्ट है उसको अगर हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए रीड करें तो हम कह सकते हैं फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, du था स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर हम इसको टोटल चेंज निकालते हैं, इंटीग्रल करते हैं पूरे क्लोज्ड लूप, तो ये आपका टोटल चेंज आएगा 0। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका क्या हो गया 0। और इस कंडीशन को अगर हम यूज़ करें ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस हम कह सकते हैं आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज हो जाएगा dq इक्वल्स टू du प्लस dw, एंड du इज 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। सो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बची, dq इक्वल्स टू dw, और यहाँ से मेरे पास बचा q इक्वल्स टू w। सो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दिस, सेम इक्वेशन है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम है, उसमें वर्क डन कैसे निकाला जाए, तो वो एक मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास लाइक एक सिस्टम है कि गैस एक्सपेंड हो रही है, तो ड्यूरिंग गैस एक्सपेंशन क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर मैं मान के चलती हूँ कि सिस्टम में आइडियल गैस फिल है, एक परफेक्ट गैस फिल है, और एक्सपेंशन के दौरान dV का वॉल्यूम चेंज आया है, तो उस केस में मैं कह सकती हूँ, हम यहाँ पे गैस एक्सपेंशन की लेके चले ना बात, तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस जो वर्क डन होगा dW दैट इज प्रेशर इनटू dV, प्रेशर जो गैस का था और dV जो चेंज इन वॉल्यूम था, उस टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक सिस्टम है जिसमें कि हम कह के चल रहे हैं कि हम कुछ स्ट्रेस अप्लाई किया है, और उस स्ट्रेस की वजह से वहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन आई है, वॉल्यूम में dV का चेंज आया है, तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वर्क डन ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा, dW इक्वल्स टू स्ट्रेस अप्लाई किया था जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन आई है, और डिफॉर्मेशन कितनी आई, dV का वॉल्यूम चेंज आया है यहाँ पे हमारा। ओके, एक नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस हो रहा होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कितना वर्क डन करना पड़ा है आपके चार्ज पार्टिकल को, सो दैट इज dW इक्वल्स टू जो पोटेंशियल है आपका एंड मल्टीप्लाई बाय dQ, स्मॉल चार्ज पार्टिकल का चेंज dQ। सो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रेजेंस में जो वर्क डन है दैट इज dW इक्वल्स टू V इंटू dQ। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसमें हीट का कन्वर्जन वर्क में बताया जा रहा है, बट इन विच डायरेक्शन द फ्लो ऑफ हीट टुक प्लेस, ऐसा कहीं पे भी क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब जो कन्वर्जन है उसकी डायरेक्शन मेंशन नहीं है कि किस डायरेक्शन में एक्चुअली आपका प्रोसेस हो रहा है, वो यहाँ पे नहीं क्लियर है। सेकेंड जो पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो क्वांटा ऑफ एनर्जी
जो क्वांटा ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है वो क्वांटा ऑफ एनर्जी भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता रहा है, क्वांटिटेटिवली नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है। ओके, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस हैं आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और इन लिमिटेशंस को ओवरकम किया गया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। तो अभी हम साइमल्टेनियसली इधर डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ताकि हम इनको कोरिलेट कर सकें। तो अब हमारा आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्टेटेड। हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, आपके जो सारे भी डेफिनेशंस हैं इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने कैसे डिफाइन किया, कैसे स्टेट किया कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन, इट इज इम्पॉसिबल टू derive continuous supply of energy from a body by cooling it below the coldest of surrounding। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई की गई है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, टू derive continuous supply of energy, कि लगातार एनर्जी लेना फ्रॉम ए बॉडी, किसी बॉडी से, बाय कूलिंग इट बिलो द कोल्डेस्ट ऑफ सराउंडिंग। एक बॉडी से लगातार एनर्जी ड्रॉ करना बाय कूलिंग इट, उसको ठंडा करके, कहाँ कितना ठंडा करना है कि उसके सराउंडिंग में जितना टेम्परेचर है उस कोल्डेस्ट टेम्परेचर से भी डाउन करके उसका टेम्परेचर। पॉसिबल नहीं है कि हम उस सिस्टम से या फिर उस बॉडी से कुछ एनर्जी ले पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगी कि जैसे इस डेफिनेशन को हमने पढ़ा, हमने देखा कि जो एनर्जी कन्वर्जन है या फिर एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, सबसे पहले कुछ कंडीशन इम्पोज की गई है। उस कंडीशन का लैक था आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसी वजह से इसकी कुछ लिमिटेशंस आई। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले कंडीशन अप्लाई की गई कि इन पर्टिकुलर कंडीशंस के बेस पे ही आपका कन्वर्जन या फिर आपका एनर्जी ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहती हूँ कि आपका एक सिस्टम है, सिस्टम में मान लेती हूँ कि सिंक है। ओके, सिंक का टेम्परेचर हमारा T2 है और ये सिंक का सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T है। अगर मैं कहती हूँ कि T इज लेस देन T2, अगर T2 से लेस है तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने सिंक से एनर्जी ड्रॉ कर सकें। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि जो भी सी वाटर है, उस सी वाटर से एनर्जी एक स्टीम इंजन को नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपका सी वाटर है वो कोल्ड टेम्परेचर पे है, ठंडे टेम्परेचर पे है, और उस कम टेम्परेचर से एनर्जी लेना और हीट इंजन या स्टीम इंजन जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे है उसको देना, ये पॉसिबल नहीं है। तो केल्विन ने क्या कहा था कि जो सिस्टम है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के कोल्डेस्ट टेम्परेचर से भी कम करके इससे एनर्जी नहीं ली जा सकती। सेकेंड स्टेटमेंट क्लासियस ने दी थी। अकॉर्डिंग टू क्लासियस डेफिनेशन, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन, एक सेल्फ एक्टिंग मशीन के लिए इम्पॉसिबल है अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, कि एक सेल्फ एक्टिंग मशीन है जो कि किसी भी आउटर एजेंसी से कनेक्टेड नहीं है, आउटर एजेंसी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो बिना आउटर एजेंसी के सपोर्ट किए हुए कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन cannot convert heat from a body at lower temperature to another body at higher temperature। इसी का यहाँ पे हम थोड़ा समझना चाहें तो हम क्या मान के चलते हैं कि आपका एक यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, ये आपका कोई भी सिस्टम है या फिर इंजन है, और ये आपका T2 टेम्परेचर है। तो क्लासियस डेफिनेशन, क्लासियस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, और ये आपकी मशीन या सिस्टम है। तो क्लासियस क्या कहता है कि अगर इस मशीन या सिस्टम को कहीं से बाहर से किसी भी सपोर्ट को नहीं लगाया गया है तो उस केस में इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वे हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर। अगर मैं कहती हूँ कि T1 ग्रेटर है T2 से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि T2 से
हीट लेके और T1 को ट्रांसफ़र किया जा सके, कि ये मशीन T2 से हीट लेके T1 को ट्रांसफ़र कर दे, एक कोल्डर बॉडी से एक हॉटर बॉडी को टेम्परेचर ट्रांसफ़र कर दे या हीट ट्रांसफ़र कर दे। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जब तक इसको किसी बाहर की एजेंसी से सपोर्ट ना किया जाए। दिस इज़ स्टेटमेंट ऑफ क्लासियस 4 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्लैंक केल्विन। प्लैंक केल्विन ने क्या स्टेटमेंट दी थी? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन। कोई भी हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है ऑपरेटिंग इन साइकिल्स, जो कि साइकिल्स में ऑपरेट करता है, विच एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम ए रिजर्वियर, जो कि हीट एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम ए रिजर्वियर, सिंगल रिजर्वियर से, एंड कन्वर्ट द होल ऑफ इट इनटू वर्क, और उस कंप्लीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम अनदर वे में समझ सकते हैं कि आपका कोई भी एक इंजन जो एक सिंपल एक सिंगल टेम्परेचर के साथ वर्क कर सके, एक सिंगल रिजर्वियर के साथ वर्क कर सके, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कि अगर हम यहाँ पे कह देते हैं हमारे पास 2 रिजर्वियर हैं T1 और T2, अगर हम कह देते हैं दोनों का टेम्परेचर बराबर है तो इस हीट इंजन का वर्क करना इम्पॉसिबल है। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ प्लैंक केल्विन। तो ये आपकी तीनों स्टेटमेंट्स हैं और तीनों आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट करती हैं और तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिली? यहाँ से हमें सबसे पहले ये पता चला कि अगर आपको हीट का कन्वर्जन करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए क्या होगा आपका? सबसे पहले आपकी हीट कन्वर्ट होगी। हमारे पास 2 यहाँ पे सोर्सेज, प्लैंक केल्विन क्या कहते हैं, वहाँ हमारे पास हमेशा 2 रिजर्वियर होने चाहिए, T1 एंड T2, एंड T1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू T2। ये दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये है कि 2 रिजर्वियर होने चाहिए, दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि कभी भी अगर मैं कहती हूँ कि T1 ग्रेटर है T2 से, तो T2 से हीट एनर्जी T1 को नहीं दी जा सकती जब तक कि हम बाहर से कोई एजेंसी या कोई सपोर्ट नहीं लगाते हैं। अपने आप ऑटोमेटिकली T2 से T1 को हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो गई। और जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी या जो भी एनर्जी यहाँ पे जो भी मशीन है जो वर्क करेगी, क्या करेगी, वो एक्चुअल में हमेशा एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कि वो क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपका ये हायर टेम्परेचर मान के चलते हैं तो ये हमेशा एक्ट करेगा सोर्स की तरह, एंड T2 हमेशा एक्ट करेगा सिंक की तरह। तो यहाँ पे आपके ये 2 रिजर्वियर रहेंगे, T1 से आपका सिस्टम एनर्जी लेगा और फाइनली T2 को ट्रांसफ़र करेगा। तो जो ये लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उन लिमिटेशंस को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ओवरकम कर दिया। तो इसमें यहाँ पे प्रॉपरली इस चीज़ को डिफाइन भी कर दिया कि कंडीशंस इम्पोज करने के बाद हम क्लियरली बता सकते हैं कि आपका जो डायरेक्शनल फ्लो है एनर्जी का वो किस डायरेक्शन में होगा, वो प्रॉपर डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन की जा सकती है। एंड सेकेंड, जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसकी क्वांटा को भी क्लियरली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आया होगा।